Hello students, welcome back. Today we are going to start our chapter The End of Bipolarity. आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ रिगार्डिंग द समरी ऑफ दिस चैप्टर. अगर आपको इस चैप्टर को पूरा डिटेल में अच्छे से समझना है तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पर इसकी वीडियोस जो कि डिटेल में बनी हुई उनके लिंक दिए गए हैं. यू कैन वॉच इन डिटेल फ्रॉम दोज वीडियोज़. ये जो लेक्चर है इट इज़ ओनली जस्ट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम, कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले जल्दी में आपको रिवाइज करना है, देन यू कैन सी दिस वीडियो. अब वी विल डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. अब बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई जस्ट वांट टू से कि इफ यू आर रियली गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अब व्हेन वी डिस्कस रिगार्डिंग द फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वार, आपको ध्यान होगा कि जब हमने अपना कोल्ड वार का चैप्टर किया था तो इन दैट वी डिस्कस कि ड्यूरिंग द कोल्ड वार वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स. वर्ल्ड जो था दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था. कौन कौन से दो ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ था? दैट वाज यूएसए एंड यूएसएसआर. USA एंड USSR. इन दिस चैप्टर हम बात करेंगे रिगार्डिंग दिस USSR, क्योंकि हमने बात की थी कि कोल्ड वार समाप्त कब हुआ था? जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, USSR विभाजित हो गया था. तो इस चैप्टर में हमने आज बात करनी है इस आज के लेक्चर में कि USSR की फीचर्स क्या थी, उसके डिसइंटीग्रेशन के कारण क्या थे और उसके आगे फिर अफेक्ट्स क्या पड़े थे. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फीचर्स ऑफ द USSR की. USSR की विशेषताएं, उसकी खासियत क्या थी, ये आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. अगर आपका डिटेल में क्वेश्चन आता है देन इट विल बी ऑफ 6 मार्क्स की व्हाट डू यू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ द USSR. और सो मेनी टाइम्स ये 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इसके पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पूछे जाते हैं. राइट. यानी 6 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ USSR में वन पार्टी सिस्टम की. USSR में केवल एक ही पार्टी थी जिसका नाम क्या था? CP, कम्युनिस्ट पार्टी. राइट. उसी का कंट्रोल था और जिसकी वजह से ये भी एक कारण बना, ये क्या थी? उसकी विशेषता थी कि USSR में एक ही पार्टी सिस्टम था. दूसरी क्या थी? डेवलप इकोनॉमी. दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन फीचर क्या है कि USSR की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी. थर्ड वन आ जाता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंडीशंस, कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था? अच्छा था. मीन्स गवर्नमेंट जो थी सब्सिडीज देती थी, जो नेसेसिटीज थी लाइफ की, जो जीने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इनके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती थी सो दैट एवरीवन कुड गेट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. देन नो अनएम्प्लॉयमेंट. अब क्योंकि लोगों के पास अच्छी एजुकेशन थी, सब कुछ था, तो इसलिए वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी. नेक्स्ट हमारी आ जाती है लैक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की कमी थी. डेमोक्रेसी नहीं थी. क्यों नहीं थी डेमोक्रेसी? हमने वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पढ़ी है कि एक ही पार्टी का रूल था, वन पार्टी सिस्टम था. तो जहां पर भी वन पार्टी सिस्टम होगा वहां डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी की क्या मेन फीचर क्या होती है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है. लोगों के पास चॉइस होती है टू चूज देयर लीडर ड्यूरिंग द इलेक्शन, लेकिन यहाँ पर लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी. बार बार कौन सी पार्टी उनके आगे उनके ऊपर रूल कर रही थी? दैट वाज CP. देन नेक्स्ट आ जाता है एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. इसका एक और जो फीचर है वो क्या है कि क्योंकि एक ही पार्टी का होल्ड था, डेमोक्रेसी नहीं थी प्रॉपर रूप में, इसीलिए लोगों के पास बोलने की आज़ादी नहीं थी. गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता था. राइट. तो ये क्या है इनकी फीचर्स ऑफ USSR. अब अगर इसमें पूछा जाता है, सो मेनी टाइम्स पूछ लेते हैं कि इसकी पॉजिटिव फीचर्स क्या थी और कभी कभी इसका आ जाता है नेगेटिव फीचर्स क्या थी. तो जो हमने स्टार्टिंग में वन पार्टी सिस्टम, डेवलप्ड इकोनॉमी, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड नो अनएम्प्लॉयमेंट किया है, ये चारों क्या है इसकी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट. पॉजिटिव फीचर्स. एंड जो हमने बात की है लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये दोनों क्या है इसकी नेगेटिव फीचर्स. इज इट क्लियर? अगर ओवरऑल 6 में आते हैं तो यू हैव टू राइट ऑल दीज 6 फीचर्स. क्लियर. देन इसके बाद अब ये तो बात आ गई फीचर्स की. अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि इफ यू वांट टू डिस्कस और अंडरस्टैंड इट इन डिटेल
तो यू कैन गो टू द वीडियोज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सॉरी। देन अब आ जाता है नेक्स्ट, हमारा बात आता है कि हमने अभी ऊपर बात की कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएसएसआर का विघटन हो गया था, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, कोलैप्स हो गया था। कोई भी वर्ड एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर और व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो उसके क्या कारण थे। इट इज आल्सो योर 6 मार्क्स क्वेश्चन एंड सो मेनी टाइम्स, ये 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का है वो आपका 4 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है। इज इट क्लियर? तो जब आपने 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर किया, इट मीन्स यू हैव प्रिपेयर्ड 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स एज वेल एज 1 मार्क फ्रॉम दैट क्वेश्चन। अब व्हाट वर द रीजंस फॉर द कोलैप्स और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर? सबसे पहला कारण क्या था? इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जो सोवियत यूनियन की, यूएसएसआर की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थी, उनकी कमी क्या थी? क्योंकि वो लोगों की जो एस्पायरेशन थी, जो लोगों की जो उम्मीदें थी, उसको पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। तो ये भी एक कारण हुआ इसके डिसइंटीग्रेशन का। दूसरा कारण क्या था? एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री अरेनास। मिलिट्री अरेनास मीन्स सेना पर खर्च। अब क्योंकि यूएसएसआर का मुकाबला किसके साथ था? यूएसए के साथ। 2 ब्लॉक्स थे, एक तरफ यूएसए, यूएसएसआर। देन दोनों ही पावर्स आपस में अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल प्रूव करने में लगी हुई थी। उसके लिए यूएसएसआर को भी अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना था, तो उसका काफ़ी सारा पैसा जो था आर्मी के ऊपर ही खर्च हो जाता था, राइट। तीसरा क्या था? अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स ऑफ यूएसएसआर। पहले लोगों को या दूसरी कंट्रीज को क्या जो था, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन क्या फैलाई गई थी कि यूएसएसआर इज मोर एडवांस्ड, मोर डेवलप्ड देन द यूएसए। इसीलिए मैक्सिमम कंट्रीज ने जो था, ज़्यादा कंट्रीज ने किसको ज्वाइन किया था? यूएसएसआर को। बट लेटर ऑन बिकॉज लेटर ऑन दे बिकेम अवेयर ऑफ इट। उनको ये मालूम पड़ने लगा कि हकीकत क्या है। उन्हें ये पता चला कि यूएसए जो है वो यूएसएसआर से टेक्नोलॉजी में भी और बाकी एरियाज में भी कई गुना ज़्यादा आगे है। तो दैट इज़ वाई वो जो अवेयरनेस थी, उसकी वजह से भी जो इसकी अलायंस कंट्रीज थी, उन्होंने यूएसएसआर से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। देन अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। वेरी फर्स्ट फीचर में हमने पढ़ा है कि 1 पार्टी सिस्टम था इसमें, जिसकी वजह से अब क्योंकि सारा कुछ एक ही पार्टी के कंट्रोल में था, तो वट एवर दूसरी तरफ लोगों के पास, हमने नेगेटिव उसमें पढ़ा है कि एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को बोलने का राइट नहीं था। तो सीपीए जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी डिसीजन लेती थी उसके अगेंस्ट कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता था। तो ये भी एक कारण था। अब कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं था लोगों को ये बताना कि वो जो भी कर रही है क्यों कर रही है और किसके लिए कर रही है, कोई भी डिसीजन लिया तो क्यों लिया है, और ना ही कोई भी इस बात को उनसे पूछ सकता था, क्योंकि राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच ऑफ फ्रीडम तो था ही नहीं, राइट। तो ये क्या थे? दीज वर द रीजंस फॉर द कोलैप्स और डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि यूएसएसआर का जब विघटन हो गया, जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसके क्या इफेक्ट्स निकले, क्या परिणाम निकले? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अगेन इट्स योर 6 मार्क्स क्वेश्चन। एज अर्लियर टोल्ड, आई हैव टोल्ड यू कि 6 में से ही आपका 4 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इसके रिजल्ट्स क्या निकले? सबसे पहला रिजल्ट क्या था? एंड ऑफ कोल्ड वार। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर 2 लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, उनमें से अगर 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, सपोज 2 लड़ रहे हैं, एक ग्रुप के जो साथी हैं वो उसको छोड़कर चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी लड़ाई जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपस में कोई पावरफुल ग्रुप तो रहे ही नहीं, राइट। इसी तरीके से जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो होली सोली पावर में कौन सा ग्रुप रह गया, कौन सा ब्लॉक रह गया? ओनली 1, यूएसए। तो जब आमने सामने कोई 2 गुट थे ही नहीं, 2 ब्लॉक्स ही नहीं रहे, तो लड़ाई किस बात की होती? क्लियर। तो इसकी वजह से सबसे पहला इसका कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम इसका क्या हुआ कि 45 ईयर्स से जो कोल्ड वार चल रही थी वो समाप्त हो गई। सेकेंड वन इज चेंजेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले क्या था? वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स। बाइपोलर वर्ल्ड था, अब क्या हो गया? यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी एक ही पावरफुल कंट्री रह गई, एक ही की हेजेमनी, एक ही का वर्चस्व एस्टैब्लिश हुआ वर्ल्ड में। वो कौन सा था? यूएसए, राइट।
तीसरा इसमें क्या आ जाता है, इमर्जेंस ऑफ द न्यू कंट्री। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थी, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को उससे अलग कर लिया और उनमें से बहुत सारी कंट्रीज थी जो किसका हिस्सा बनना चाहती थी, नाटो और ईयू का पार्ट बनना चाहती थी। देन एंड ऑफ आर्म्ड रेस। अब क्योंकि पहले दोनों ही ब्लॉक्स यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही आर्म के उसमें जो था अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल प्रूफ करने में लगे हुए थे कि आर्मी पावर किसकी ज़्यादा है। अब जब एक ब्लॉक ख़त्म ही हो गया तो जो सेकेंड ब्लॉक है वो किसके साथ मुकाबला करेगा, राइट। तो दैट इज वाई जिसकी वजह से जो ये आर्म रेस लगी हुई थी दोनों ही ब्लॉक्स में अपने से एक दूसरे से अधिक पावरफुल प्रूव करने की, वो भी समाप्त हो गई। देन डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म एस्टैब्लिश एज बेस्ट सिस्टम। अब यूएसए इन फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर भी डिस्कस कि यूएसएसआर कौन सी आइडियोलॉजी को मानता था, सोशलिज्म को, जबकि यूएसए किसको मानता था, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को, राइट। तो ऐसे में जब यूएसए ही होली सोली हेजेमनी में हो गया, उसी का वर्चस्व हुआ, वही पावरफुल वर्ल्ड में कंट्री रह गया, तो ऐसे में कौन से सिस्टम को बेस्ट माना गया, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म को, क्योंकि ये आइडियोलॉजी किसकी थी, यूएसए की। देन एंड ऑफ मिलिट्री अलायंसेस। जो मिलिट्री अलायंस बनी थी यूएसए यूएसएसआर, जो इनकी मिलिट्री अलायंसेस हुई थी आपस में, जो कंट्रीज की मिलिट्रीज इनके साथ जुड़ी थी, वो मिलिट्री अलायंसेस भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो ये क्या हो गए हमारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, दैट इज रिगार्डिंग द शॉक थेरेपी। शॉक क्या है, शॉक का मतलब अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी आपका कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 मार्क्स। शॉक थेरेपी के ऊपर अलग से 2 मार्क्स में, डेफिनेशन 1 मार्क में पूछी जा सकती है, रीजंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी कंप्लीट अगर आता है तो देन इट विल बी ऑफ द 6 मार्क्स। अब शॉक थेरेपी क्या है, शॉक अगर हम आम जनरल बात करें, शॉक का मतलब क्या होता है, किसी को एकदम से धक्का लगना, अचानक से कुछ होना जिसके बारे में आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया हुआ। तो ऐसी थेरेपी जिसने सबको शॉक में लाकर खड़ा कर दिया, जो कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, दैट इज शॉक थेरेपी। अब ऐसा क्या हुआ था उस समय जिसके लिए शॉक थेरेपी बोला गया इसको, ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में बदलना। हमने पढ़ा कि यूएसएसआर मेनली उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसकी मेन आइडियोलॉजी थी अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट, यानी सोशलिज्म को फॉलो करता था। लेकिन अब यूएसएसआर ने, अब रशिया की जो मेन जो पॉलिसी थी वो क्या बन गई, अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से किस में कन्वर्ट हो गई, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में बदल गई। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होने लगा था कि जब तक वो कैपिटलिज्म को फॉलो नहीं करेंगे वो ग्रो नहीं कर सकते। हमने इधर पढ़ा कि पॉवर्टी इंक्रीज हो गई थी, इकोनॉमिक लेवल डाउन हो गया था, तो इकोनॉमिक लेवल को इंक्रीज करने के लिए कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करना जरूरी था, राइट। तो इसीलिए जब ये अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, तो उस सिस्टम के कन्वर्जन यानी वो जो बदलाव था उसको किस नाम से जाना गया, शॉक थेरेपी। अब ये क्यों किया, किसने ये मॉडल दिया था शॉक थेरेपी का, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप, ये 3 एरिया से जिन्होंने किसको फॉलो किया था, शॉक थेरेपी को, यानी कि जिन्होंने सोशलिस्ट सिस्टम को छोड़कर डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया था। अब ये रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप इन्फ्लुएंस्ड बाय अ मॉडल मेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक मॉडल बनाया गया था जिसके अकॉर्डिंग जो था कैपिटल, वो मॉडल किस पर बेस्ड था, कैपिटलिज्म पर, कि अगर आपको ग्रो करना है तो यू हैव टू फॉलो द कैपिटलिज्म, यू हैव टू एस्टेब्लिश द इंडस्ट्रीज, राइट। तो इस मॉडल को जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा बनाया गया था, इसको रशिया ने, सेंट्रल एशिया ने और ईस्ट यूरोप ने एक्सेप्ट किया, उससे प्रभावित उन्होंने इसको शुरू किया। तो ये मॉडल क्या था, ये मॉडल ये कहता था कि अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम के बजाय कौन सा सिस्टम होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, और इन्होंने इसको अडॉप्ट किया। तो ये मॉडल क्या कहलाया, इसकी किस नाम से जाना जाता है, नॉन एज द शॉक थेरेपी।
देन अब शॉक थेरेपी में हुआ क्या, कलेक्टिव फार्मिंग कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट फार्मिंग। जहां पर रशिया में पहले क्या था, कलेक्टिव फार्मिंग थी क्योंकि एवरीथिंग वाज अंडर द स्टेट, और सोशलिज्म में वो बिलीव करते थे कि जो भी लैंड्स वगैरह वो इकट्ठी होंगी, सभी लोग मिलकर उस पर काम करेंगे और उसके बाद जितना भी उसमें प्रॉफिट आएगा दैट विल बी डिवाइडेड इक्वली, राइट। लेकिन अब क्या था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कलेक्टिव फार्मिंग किस में बदल गई, प्राइवेट की। अपना अपना करो कि जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। अदरवाइज उसमें कलेक्टिव फार्मिंग में क्या था कि अगर 10 लोगों का एक ग्रुप है, 10 लोग एक ही लैंड पर काम कर रहे हो सकता है उसमें से 4 अच्छा काम कर रहे हो, 6 आराम से बैठे, क्योंकि दे नो वेरी वेल कि जो भी प्रोडक्शन होगी उसका इक्वल उन्हें भी मिलेगा, राइट। लेकिन जब अब प्राइवेट होगा तो उसमें क्या होगा, जो जितनी मेहनत करेगा उसके पास उतना ही फल होगा, उतनी उसको जो था इनकम सोर्स बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो कलेक्टिव फार्मिंग थी वो किस में बदल गई, प्राइवेट फार्मिंग में। अब जब प्राइवेट फार्मिंग में बदली तो ब्रेकअप फ्रॉम एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। तो सोवियत ब्लॉक की जो ट्रेड अलायंसेस थी दूसरी कंट्रीज के साथ, जो किस सिस्टम के अंडर थी, देवर अंडर द अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, अब वो समाप्त हो गई क्योंकि इन्होंने कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर लिया था, कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, राइट। अब ऐसे में इसके अलावा अब जो ये कंट्रीज थी इनका डायरेक्ट लिंक हो गया किसके साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स बिकम लीडर। वेस्टर्न जो कंट्रीज थी यानी कि यूएसए जो था, जो यूएसए ब्लॉक के साथ यूएसए था, वो क्या बन गया, ही बिकेम द लीडर। अब सभी लोग उसका मॉडल फॉलो करने लगे, उसी के साथ उनके रिलेशन डेवलप करने, उन्हीं की आइडियोलॉजी को वो लोग एडॉप्ट करने लगे। क्लियर। तो ये सारा हमारा क्या है, दैट वाज शॉक थेरेपी। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द शॉक थेरेपी। सबसे बड़ा इसका क्या इफेक्ट पड़ा, इन रशिया लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कोलैप्स, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स। जो बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, जो कलेक्टिव फार्मिंग के अंडर बना हुआ था, अब वो समाप्त हो गया क्योंकि पहले क्या था, सब इकट्ठे थे, अब क्या थे, सब डिवाइड हो गए, राइट। तो जहाँ पहले 10 लोग इकट्ठे थे अब वो 10 के 10 अपना अलग अलग करने लगे। तो वो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो पहले बना हुआ था, जो कंट्रोल किया जाता था स्टेट के द्वारा, वो समाप्त हो गया। देन नोन एज अ लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। ये अगेन ये जो कॉन्सिक्वेंसेस में से ही आपका ये अलग से 6 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है सो मेनी टाइम। which sale was known as the largest garage sale in the history? Why? राइट। तो आपको उस समय में इसको बताना है कि ये वाली जो सेल थी इसको हम किस नाम से जानते हैं, लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री। अब इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय में जब इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स था वो कोलैप्स हो रहा था, तो इंडस्ट्रीज जो थी अंडर वैल्यूड की गई। यानी वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए रशिया के इंडस्ट्रीज को खरीद रहा था अधूरे दामों, औने पौने दामों पर, जिसको हम कहते हैं थ्रोन अवे प्राइसेस, कि कुछ भी मिल जाए इसका वो ले लो। क्लियर। तो बहुत ही कम कीमत में वो बेची जा रही थी, उनको अंडर वैल्यूड किया जा रहा था, जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया, लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। देन इसके अलावा जो रशियन करेंसी थी रूबल, उसकी वैल्यू कम हो गई। देन कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया और किस में बदल गया, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन की वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो गई। देन रशिया को बाहर से मंगवाना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा फूड को, पॉवर्टी बढ़ गई, प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया जाने लगा। प्राइवेटाइजेशन बढ़ने से रिच एंड पुअर के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में गैप बढ़ने लगा, क्योंकि जो रिच थे वो और रिच होते गए, जो पुअर थे वो पुअर के पुअर ही रहे। देन लेस कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थी उनकी तरफ भी कम ध्यान दिया जाने लगा। इज इट क्लियर। तो ये सारा क्या था हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी। कंप्लीट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉक थेरेपी एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी। अगर आपका एक गैराज सेल में आता है क्वेश्चन, देन यू हैव टू राइट डाउन दिस कंप्लीट, देन इट विल बी ऑफ 6 मार्क्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। अब हुआ क्या कि जब शॉक थेरेपी की वजह से रशिया का सिस्टम ही चेंज हो गया, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को उन्होंने अपना लिया, तो उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, क्योंकि जो आउटसाइडर पावर्स थी, आउटसाइडर कंट्रीज थी, उनकी इंटरफेरेंस शुरू हो गई। उस इंटरफेरेंस ने किस चीज़ को जन्म दिया, उनकी वजह से क्या हो गए, सिविल वार स्टार्ट हो गए, राइट, गृह युद्ध। देन
आउटसाइडर पावर्स ने इंटरफेरेंस शुरू कर दिया। एंड देन रशिया में, फॉर एग्जांपल जैसे रशिया है, रशिया में क्या थी, 2 रिपब्लिक्स थी। कौन कौन सी रिपब्लिक्स, चेचन्य एंड दागिस्तान, 2 रिपब्लिक्स थी। ये दोनों ही रिपब्लिक्स में सेक्शनिस्ट मूवमेंट से स्टार्ट हो गई, जिसको दबाने के लिए अलगाववादी, यानी कि वो अपना अलग अलग एरिया चाहते थे, अलग अलग कंट्रीज चाहते थे, तो उसको दबाने के लिए उनको दबाया गया। देन मिलिट्री का यूज़ किया गया। सिविल, इसके अलावा तजाकिस्तान में भी 10 साल लगातार सिविल वार चलता रहा, और ये सिविल वार कब समाप्त हुआ, 2001 में। देन रशिया जो था वो रिसोर्सेज वाला जो एरिया था उस पर कंट्रोल करना चाहता था। अब रिसोर्सेज कहाँ थे सबसे ज़्यादा, सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया जो था हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, यानी जो हम पेट्रोलियम वगैरह लेते हैं उसके लिए वहाँ पर माना हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पर पाए जाते हैं सेंट्रल एशिया में, पेट्रोलियम के और यूके से हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है। तो ऐसे में रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी जो थे इस सेंट्रल एशिया पर अपना कब्जा करना चाहते थे, अपना कंट्रोल करना चाहते थे, जिसकी वजह से वार हुई, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए। और आफ्टर 11 सितंबर 2001 यूएस वांटेड मिलिट्री बेस इन दिस रीजन, यानी यूएस क्या चाहता था कि ये जो सेंट्रल एशिया का रीजन है जहाँ पर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज पाए जाते हैं वहाँ वो अपना मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश कर ले, अपनी सारी आर्मी को वहीं लगा ले। तो इससे यूएस को क्या फ़ायदा होगा, जब उसका मिलिट्री बेस होगा तो कोई और कंट्री उस एरिया में नहीं आ पाएगी, उसकी हेजेमनी उस एरिया में भी हो जाएगी। क्लियर। तो ये अब जबकि बाकी कंट्रीज उसको ऐसा क्यों करने देंगे, तो अगेन इन सभी रीजंस की वजह से क्या स्टार्ट हो गए, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रशिया एंड चाइना, यानी रशिया और चाइना के बारे में हम बात करेंगे। अब ईस्टर्न यूरोप में जो एक स्टेट था चेकोस्लोवाकिया, अब चेकोस्लोवाकिया इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी 2 अलग अलग कंट्रीज में ये डिवाइड हो गया। वो कौन सी थी, चेक्स एंड स्लोवाक्स। देन आफ्टर 1991 यूगोस्लाविया इन सेंट्रल प्रोविंसेस, यूगोस्लाविया भी डिवाइड हो गया। हम ये किसको कंटिन्यू कर रहे हैं, रिगार्डिंग द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो अभी हमने पढ़ा है, ये उसी का ही नतीजा था कि देन चेकोस्लोवाकिया वाज डिवाइडेड एज वेल एज 1991 में यूगोस्लाविया आल्सो डिवाइडेड इन सेवरल प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया, लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड बोस्निया एंड हर्जेगोविना, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी सेंट्रल प्रोविंसेस में यूगोस्लाविया डिवाइड हो गया। इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन, व्हेन यूगोस्लाविया डिवाइडेड एंड व्हाट इन विच 2 कंट्रीज Czechoslovakia was divided, it can come as an 1 mark question. Then after that the next question comes, जो आपका very important question आता है of the 6 marks, again it is of the 6 marks question कि इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, इंडिया के पोस्ट जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है उनके साथ कैसे रिलेशन है। बेसिकली इसमें मेन हमारा कौन सा आ जाता है, रशिया। वैसे तो जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं सभी कम्युनिस्ट कंट्री के साथ इंडिया हैज़ अ गुड रिलेशंस, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द रशिया ओनली, क्योंकि हम यूएसएसआर के बारे में पढ़ रहे हैं और उनमें मेन लीडर कौन था, उनका रशिया। गुड रिलेशंस विद रशिया वॉज द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ही क्या है, रशिया के साथ अच्छे रिलेशन होना। दोनों ही शेयर्ड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टी मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों, बहुत सारी बातों पर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। मीन्स मल्टीपोलर वर्ल्ड मीन्स, अगेन मल्टीपोलर वर्ल्ड पर भी यहाँ आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। तो मल्टीपोलर का मतलब बहुत सारे एरिया में इकट्ठे आपस में कोएग्जिस्टेंस हो रही है। वो कौन कौन से हैं, सर्व सेवरल पावर इन इंटरनेशनल सिस्टम, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ग्रेटर रीजनलिज्म, क्षेत्रीयता को बढ़ावा देना, निगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो दोनों ही कंट्री उनमें निगोशिएशन करवाने का काम करती हैं, एंड इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज, और ये दोनों ही कंट्रीज किस बारे में किसकी फेवर में है कि हर कंट्री की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक यूएन। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के अलावा अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं या किसी तरीके का है तो उसमें अगर किसी निगोशिएशन या कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना है तो उसमें यूनाइटेड नेशन, यूएन जैसी एजेंसीज के थ्रू वो जो है निगोशिएशन होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। टू
2001 में इंडिया और रशिया ने एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट को किस नाम से जाना जाता है? इट इज नॉन एज इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन कि व्हेन इंडिया साइंड इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, इन विच ईयर, राइट? सो इट वाज साइंड इन द ईयर ऑफ 2001। देन आफ्टर दैट, अब ये तो बात हो गई कि रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। देन व्हाई, व्हाट्स द बेनिफिट टू रशिया एज वेल एज व्हाट्स द बेनिफिट टू द इंडिया वाइल मेकिंग दीज गुड रिलेशंस? ये जो अच्छे रिलेशंस है, इसका इंडिया को क्या फ़ायदा है और इसका रशिया को क्या फ़ायदा है? बेनिफिट्स टू इंडिया, इंडिया को क्या बेनिफिट है? इंडिया के जो मेन इशू है कश्मीर इशू में बहुत सारी इंटरफेरेंस है, बहुत सारा जो कोऑपरेट कर रहा है रशिया उसको सुलझाने के लिए, एज वेल एज एनर्जी सप्लाई, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पर भी ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना, इंडिया के रिलेशन जो चाइना के साथ सही नहीं है तो उनको बैलेंस करने में भी कौन मेन रोल प्ले कर रहा है? दैट इज रशिया, राइट? ये तो बात हो गई कि इंडिया को क्या बेनिफिट्स है। अब बात आती है कि रशिया को क्या बेनिफिट है इसका, क्योंकि कोई भी फ्रेंडशिप होती है तो उसमें दोनों तरफ बेनिफिट्स होते हैं। अब रशिया के लिए सबसे जो इंडिया है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया। रशिया के जितनी भी आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, वो सबसे ज़्यादा खरीदने वालों में सेकेंड नंबर पर अगर कोई कंट्री है तो वो कौन सी है? इंडिया। देन असिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस में भी जो है इसकी हेल्प करता है। देन रशिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसमें भी रशिया हेल्प कर रहा है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम से रशिया को भी बेनिफिट मिलता है, एज वेल एज जो इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री है उसमें भी ये सहयोग कर रहा है। देन कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा बहुत सारे यानी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, स्पेस इंडस्ट्री का, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ये दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम कर रही हैं। अब लास्ट जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन इस चैप्टर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज आल्सो ऑफ द 6 मार्क्स क्वेश्चन। वो क्या है? फैक्टर्स विच फोर्स गोर्बाचोव टू इनिशिएट द रिफॉर्म्स। वो गोर्बाचोव को कौन से कारण थे जिसकी वजह से उसने सुधार किए थे रशिया में, राइट? सोवियत संघ में जो सुधार किए थे गोर्बाचोव ने, वो क्यों किए थे, उसके पीछे क्या कारण थे, कौन से फैक्टर्स थे जिसने उसको ये करने के लिए फोर्स किया था? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि गोर्बाचोव था कौन। ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सोवियत यूनियन। अब इसने जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार सोवियत यूनियन बिकम ए पावरफुल कंट्री, क्योंकि हमें मालूम है उसके बाद एक ग्रेट पावर के रूप में जो था रशिया उभरा था। अब आफ्टर दैट सोवियत यूनियन क्योंकि ग्रेट पावर बनकर सामने आया था, टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द सुपर पावर की पोजीशन को बनाए रखने के लिए सोवियत यूनियन को किस चीज़ की ज़रूरत थी? लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर टू कीप big army, big force and giving financial and military aid to its allies country। जो कोल्ड वार के समय में एलाइज कंट्रीज थी, जो यूएसएसआर बना था, उसको अपना मिलिट्री जो फोर्स को बनाए रखने के लिए एज वेल एज अलायंस कंट्रीज को देने के लिए बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत थी। देन सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट। सोवियत यूनियन जो था वेस्ट से कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था। वेस्ट में कौन था? यूएसए, इन टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि बोलने की आज़ादी नहीं थी, एंड द पॉलिटिकल राइट्स, सिटीजन्स वर नॉट हैप्पी विद द पॉलिटिकल सिस्टम। लोग जो थे इसके पॉलिटिकल सिस्टम से हैप्पी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी गवर्नमेंट किसकी थी? ओनली कम्युनिस्ट पार्टी की। सभी इंस्टीट्यूशन पर कम्युनिस्ट पार्टी का ही होल्ड था। देयर वॉज नो अपोजिशन। सोवियत यूनियन वॉज फेल टू फुलफिल द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पायरेशन ऑफ इट्स सिटीजन। अपने सिटीजन्स की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो एस्पायरेशंस थी, जो उनकी ज़रूरतें थी, उनको पूरा करने में असमर्थ रहा। इसके साथ साथ इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान पर भी सोवियत यूनियन ने जो अटैक किया था, जो उस पर इन्वेशन किया था, उससे भी सोवियत यूनियन इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों ही तरीके से काफ़ी वीक हो गया था, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर end of bipolarity. Hopefully it's clear to you. Don't forget to share this. Thank you.